कंचनपुर गांव में आज भारी बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज बादल बरसकर फिर कभी नहीं बरसेगा। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो बादल ही फटने वाला हो। भैया, आज अमावस की रात है, थोड़ा संभल कर जाइएगा, कहकर ऑटो वाला रमेश को गांव के बाहर छोड़कर चला जाता है। रमेश काफी सालों बाद अपने नाना से मिलने गांव आया था। शहर में रहकर उसने ऐसा सन्नाटा कभी महसूस नहीं किया था और ऑटो वाले की बात ने उसको और भी ज्यादा भयभीत कर दिया था। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर जाता है। सड़क से घर की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर आज न जाने क्यों उसे वह रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। इसी तरह साहस जुटाकर वह आगे बढ़ता है। तभी कुछ दूर चलने पर अचानक उसे महसूस होता है कि उसके कदमों के साथ साथ उसे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। कदमों की आवाज सुनकर रमेश ठिठक जाता है। वह रुकता है, मगर कदमों की आवाज अभी भी बरकरार आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पीछे उसकी ओर नजदीक आ रहा हो। रमेश के पसीने छूट रहे थे। घबराकर वह पीछे मुड़ा तो देखकर चौंक जाता है। वह देखता है एक काला लंबा साया दूर से उसे देख रहा है। वह किसी मामूली व्यक्ति का साया नहीं लगता था, क्योंकि साये की ऊंचाई ऊंचे पेड़ जितनी थी और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कयामत की रात हो। घबराया हुआ रमेश इसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। कुछ दूर चलने पर ही उसे एहसास होता है कि उसकी सांसें फूल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था और फेफड़े जैसे फटने वाले हों। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर वो कदमों की आवाज उसे अभी भी एहसास दिला रही थी कि वह साया उसके साथ ही चल रहा है। जैसे तैसे करके रमेश आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह थोड़ा राहत की सांस लेता है, मगर उसे नहीं मालूम कि वह राहत की सांस उसकी एक बेचैनी में बदलने वाली है। ऐसी बेचैनी जो शायद वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वह जैसे ही नाना को आवाज लगाने खिड़की की ओर बढ़ता है तो अंदर का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह जाता है। रमेश देखता है एक बहुत ही डरावना व्यक्ति जो खून से सना हुआ है, एक मरी हुई बिल्ली को बड़े ही चाव से खा रहा है। उस व्यक्ति का धड़ तो उसके नाना का था, मगर चेहरा सिर्फ एक खोपड़ी थी। यह दृश्य देख रमेश की जैसे सांसें ही रुक गई हों। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आकर फटने वाला हो। रमेश यह सब सह नहीं पाता और वह मूर्छित हो जाता है। अगले दिन रमेश जब उठता है तो खुद को बिस्तर पर पाता है। उसका शरीर जैसे कमजोर हो चुका था। वह रात के घटना के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके नाना वहां आ जाते हैं। नाना उससे रात के बारे में पूछते हैं तो वह उनको
पूरी कहानी बताता है। उसकी कहानी सुनकर नाना के चेहरे पर डर छा जाता है, जैसे वह कुछ जानते हों। नाना उससे आराम करने के लिए कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। दवाइयां खाकर रमेश अब कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा था, मगर रात का वो भयानक दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था। डॉक्टर उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। रात होती है। रमेश सोया हुआ था। अचानक वह महसूस करता है कि किसी ने उसका गला बहुत तेज दबाया हुआ है। वह झटपटाकर उठने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। उसकी सांसें खिंच कर आ रही थी। तभी वह देखता है वही जंगल वाला साया अब उसके सामने उसके कमरे में खड़ा है। रमेश हड़बड़ाकर चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर उसके गले से आवाज बाहर नहीं आती। रमेश झटपटाता है और थक हार कर फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह रमेश सारी आपबीती अपने नाना को सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर नाना बहुत चिंतित हो जाते हैं और वह उसको सारी सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। उसके नाना बताते हैं कि कैसे वह प्रेत आत्मा उनके गांव के जंगल में काफी वर्षों से वास करती है। कैसे उस प्रेत आत्मा ने उनके गांव के काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नाना कहते हैं कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे बच सकते हो, क्योंकि एक बार वह प्रेत आत्मा किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। रमेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। किसी वैद्य हकीम की दवा भी काम नहीं आ रही थी। उसके नाना भी उसकी चिंता में परेशान रहते थे। रमेश भी अपने ठीक होने की अब आस छोड़ चुका था। नाना रमेश को लेकर बहुत परेशान थे। वह उसकी चिंता में एक दिन घर के आंगन में घूम रहे थे। तभी वहां एक साधु आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु नाना को परेशान देख उनसे पूछता है, क्या बात है बच्चा, बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर नाना अपनी सारी परेशानी साधु को बताता है। साधु कहता है, परेशान मत हो बच्चा, मुझे उस लड़के से मिलवाओ। फिर वह साधु घर में पूजा का आयोजन करता है और अपनी शक्तियों से उस दुष्ट आत्मा को रमेश के शरीर से निकालकर अग्नि में भस्म कर देता है। आत्मा के भस्म होते ही रमेश एकदम उठकर बैठ जाता है और वह अपने आप को ठीक महसूस करता है। नाना और रमेश उस साधु का धन्यवाद करते हैं। रमेश अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह वापस शहर जाने के लिए अपने नाना से आज्ञा लेता है और एक कभी न भूलने वाला किस्सा अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है।